प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सबका जो है हाल ठीक होगा और जो है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आपका भाई आपका जो है यूपी एग्जाम पॉइंट में स्वागत करता है और जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, अम्ल और क्षार, और उसके साथ क्या है, लवण, मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका क्या, एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम लोग जो है अम्ल के बारे में बात करते हैं। अम्ल क्या होता है जानते हैं। अम्ल, जैसा कि आपने पहले सुना होगा, जो अम्ल होता है आपका पहले के चैप्टरों में, या कहा जाए पहले कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, ये सुना होगा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते थे, अम्ल कहते थे। ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा। और क्षार के बारे में जब बताया जाता था तो कहते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं, कसैले भी होते हैं, या कहा जाए जिनका स्वाद कसैला होता है वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे आपने जो है उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जो मिर्ची होती है वो तीखी होती है, लेकिन जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। जैसे इमली जो होती है वो खट्टी होती है, और जो आपका करेला होता है, करेला वो कैसे होता है, कसैला होता है। तो करेले का जो जूस होता है वो क्षार के अंतर्गत आता है, और जो एसिड होता है आपका, वो जो खट्टे पदार्थ होते हैं सारे, वो आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन कक्षा 10 में ऐसा नहीं है। हम लोग ये जो है पुरानी बातें हो चुकी हैं, तो इसीलिए हम लोग नई बातें सीखते हैं कि यार नई परिभाषा सीखते हैं, जिसे हम लोग अम्ल की जो है नई परिभाषाएं सीखते हैं। अम्ल को जो है परिभाषित करने के लिए 3 लोग आए थे। ठीक है ना। अम्ल को परिभाषित करने के लिए 3 वैज्ञानिक ने अपनी अपनी जो है राय दी। सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरहेनियस। ठीक है ना। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, आरहेनियस। और इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक थे जिनको हम लोग कहते हैं लॉरी, ब्रेंट लॉरी होता है, लॉरी की संकल्पना थी। ठीक। इसके बाद हम आपको बता दें जो तीसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम है लुईस। लुईस का नाम तो सब लोग सुनते हैं। कक्षा 10 में कक्षा 9 में आपसे पूछा गया होगा कक्षा 9 में आपसे पूछा गया होगा कि लुईस की संरचना बनाई है। ठीक है ना। लुईस संरचना क्या होती है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या एटॉमिक संरचना का नाम सुना होगा आपने, जिसमें हम लोग किसी भी पदार्थ की क्या बनाते थे, एटॉमिक संरचना बनाकर, मतलब नाभिक कक्षक बनाकर उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते थे। वो आपकी क्या होती थी, वो एटॉमिक संरचना है। और संरचना के बाद लुईस का स्ट्रक्चर आता है। लुईस स्ट्रक्चर में क्या बताया जाता है, या लुईस की संरचना आती है। लुईस की संरचना में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 एलिमेंट या जो कंपाउंड बना है या यौगिक जो बना है उनमें जो एलिमेंट उपस्थित होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित या बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग डॉट या क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करके उन्हीं के ऊपर दर्शाते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। तो हम लोग अम्ल और अम्ल के बारे में बात करते हैं। अम्ल की जो परिकल्पना है या अम्ल की परिभाषा जो है सबसे पहले कक्षा 8-9 में बताई गई थी। अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं। लेकिन आगे चल के जो है 3 वैज्ञानिकों ने, पहले वैज्ञानिक थे आपका आरहेनियस, और दूसरे वैज्ञानिक थे लॉरी, और तीसरे वैज्ञानिक थे आपके लुईस। तीनों लोगों ने अपनी अपनी संकल्पना दी, मतलब अपनी अपनी परिभाषा दी।
तो चल आगे चल के हम लोग एक एक का जो है वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग आर्हेनियस के बारे में बात करते हैं, जिनकी जो है परिभाषा जो है सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली है। तो आर्हेनियस ने बताया अम्ल वे पदार्थ होते हैं, क्या बताया? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है ना? तो आर्हेनियस ने क्या बताया? अम्ल की परिभाषा क्या बताई? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। और पदार्थ क्या होता है हमने आपको जो है अपने बेसिक वाले चैप्टर में आपको बताया था। पदार्थ क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है और गुण क्या होता है, गुण किसको हम लोग कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इसको नहीं पढ़ा है, तो आप जाके पिछली वाली वीडियो में जाके पदार्थ की परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्ल क्या होता है? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है? आगे जो है चलिए इनके अनुसार एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे लॉरी के हिसाब से परिभाषा देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका है H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे HCl, क्या है? HCl। जो HCl है वो जलीय विलयन में क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो ये क्या है? आपका अम्ल है। दूसरा है H2SO4। H2SO4 जो है आपका हो गया। ये भी जो है जलीय विलयन में क्या करेगा? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है ना? इसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो एक हिसाब से अगर कहा जाए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो पदार्थ जल में कहा जाए या जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन का मतलब है अगर हाइड्रोजन आयन देता है वो आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको आर्हेनियस की संकल्पना या आर्हेनियस के हिसाब से परिभाषा आ चुकी होगी। आगे हम लोग लॉरी के हिसाब से पढ़ते हैं। अम्ल, उन्होंने क्या बताया? अम्ल की परिभाषा क्या होती है? हम लोग अब लॉरी के हिसाब से देखते हैं परिभाषा क्या होती है अम्ल की। इन्होंने ये बताया ठीक है ना, लॉरी ने बताया अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो फोटान का मतलब वो क्या होता है? H पॉजिटिव आयन। ठीक है ना? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, लॉरी के हिसाब से बताया गया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो फोटान मतलब H पॉजिटिव आयन,
देने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं? देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह क्या है? वह अम्ल होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अम्ल क्या होता है आपको पता चला आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अब लॉरी के हिसाब से भी बता दिया गया आपको क्या होता है अम्ल। लॉरी ने बताया अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे आपके अम्ल कहलाते हैं। अब प्रोटॉन मतलब जानते ही हो आपको हमने बताया प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव आयन होता है। तो जो पदार्थ आपका H पॉजिटिव आयन देगा वो आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अभी उदाहरण आपने देखा जैसे HCl था, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रहा था, तो वो आपका क्या है? अम्ल है। ठीक, अब हम लोग जो है इनके अनुसार जो है इनकी थ्योरी क्यों फ्लॉप हुई। अम्ल की परिभाषा तो ठीक है हो गई, दिया गया, लेकिन इनकी थ्योरी इसलिए दिक्कत में आ गई कि इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति के हिसाब से अम्ल और क्षार की परिभाषा नहीं बता पाए थे, थ्योरी नहीं दे पाए थे, इसीलिए इनकी थ्योरी जो है आगे नहीं बढ़ पाई ज़्यादा। और आर्हेनियस की इसीलिए आगे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई अम्ल और क्षार की परिभाषा। चलिए दो लोगों के हिसाब से हमने पढ़ लिया अम्ल क्या होता है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं लुईस के हिसाब से, लुईस की संकल्पना या कहा जाए क्या, लुईस के हिसाब से अम्ल की परिभाषा हम आपको बताते हैं। लुईस ने क्या बताया? लुईस ने बताया कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ दो प्रकार के आयनों से मिलकर बनता है, एक आपका धन आयन हो गया और एक आपका ऋण आयन हो गया। समझ में आई बात? नहीं आ रही? फिर से बताते हैं आपको। पदार्थ जो होता है दो तरीके के आयनों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है। अगर यौगिक जो है आपका, यौगिक आपका बना जैसे ये तत्व है आपका, ए आपका तत्व है। अगर आपको यौगिक बनाना है तो इसमें दो तत्व का होना जरूरी है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन सबसे कम कितने होंगे? दो तत्व होंगे। अब दो तत्व जब आपस में मिलेंगे तो आपका यौगिक बनेगा। अब यौगिक बनेगा तो जरूर, लेकिन उसमें क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। कंडीशन तीन ही हो सकती है यौगिक बनाने की, या तो जो है दोनों नेगेटिव हो जाएं, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। लेकिन ज़्यादातर घटनाएं कौन सी होती हैं? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो लुईस ने क्या बताया कि जितने भी यौगिक जो हैं बनते हैं या जितने भी पदार्थ बनते हैं एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से ही बनते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो इसीलिए बताया कि जो आपका लुईस के हिसाब से बताई गई कि जो आपका पॉजिटिव आयन होता है, किसी भी पदार्थ के बनने में जो पॉजिटिव आयन होता है वो आपका अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और जो आपका नेगेटिव आयन होता है वो आपके क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। समझ में आया? तो लुईस के अनुसार किसी पदार्थ में सारे धनायन या धनायन जो होता है अम्ल होता है और जो ऋणायन होता है वो आपका क्या होता है? क्षार होता है। उदाहरण के हिसाब से NaCl। अब इसको हम लोग आयनित करते हैं। ये हो गया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये आपका क्या है? अम्ल है। ठीक है, और ये आपका क्या है? क्या है? क्षार है। आशा करते हैं लुईस के हिसाब से आपकी मतलब लुईस के हिसाब से अम्ल और क्षार की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। तीन लोग थे जिन्होंने जो है अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई, तो हमने आपको उसके अकॉर्डिंग बता दिया क्या होता है। ठीक, चलिए लुईस के हिसाब से आपने जो है क्षार की परिभाषा तो समझ ली।
हम लोग लॉरी के हिसाब से आपको बता देते हैं, लॉरी के हिसाब से क्षार की परिभाषा, लेकिन आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी क्षार की परिभाषा, या कहा जाए आगे थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे क्षार, लेकिन पहले हम लोग को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग अम्ल की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हमने कहा 3 लोगों ने दिया था, आर्हेनियस, लॉरी और लुईस ने। तो अम्ल की सबसे अच्छी परिभाषा होती है जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है, वह क्या है, वह अम्ल कहलाता है। अब आगे, अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है और एक प्रबल अम्ल होता है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो हम आपको बता दे रहे हैं, पूर्णतया टूट जाते हैं या घुल जाते हैं, ठीक है ना। आयनित हो जाते हैं या आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं वह क्या है, प्रबल अम्ल है। चलिए फिर से बता देते हैं आपको, प्रबल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो आपके प्रबल अम्ल हैं। और जो आयनित नहीं हो पाते, मतलब पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते हैं आपके, वो आपके क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इनकी परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। चलिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपको समझ में आ चुका होगा, फिर से बता देते हैं। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, और प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। वो आपके क्या है, प्रबल अम्ल है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहले दुर्बल अम्ल का देखते हैं। दुर्बल अम्ल का सबसे अच्छा उदाहरण होता है COOH। ये आपका एक प्रकार का अम्ल है जिसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ये आपका क्या है, ये आपका दुर्बल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं। HCl। HCl एक क्या है, HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है, और ये वाला आपका दुर्बल अम्ल है। चलिए, अगर आपको ट्रिक जाननी है इसकी, जो है प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है,
तो हम आपको बता दें, जिसमें जो कार्बन युक्त अम्ल होते हैं सारे दुर्बल अम्ल के थ्रू आते हैं, और जो जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होता, ठीक है ना, कुछ में होता है जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होता, वो आपके क्या आते हैं, प्रबल अम्ल में आते हैं। मतलब सबसे अच्छी बात हुई, सबसे छोटी बात जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित होगा वो आपका अम्ल है, कौन सा, दुर्बल, और जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होगा वो आपका अम्ल है, लेकिन कौन सा है, प्रबल है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये अम्ल के प्रकार थे। अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्ल के 2 और प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है सांद्र होता है, और एक होता है तनु अम्ल। कौन सा होता है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है ना। अब सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सांद्र अम्ल जो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम होती है, वह आपका सांद्र अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सांद्र अम्ल है। आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें जल या पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा क्या होगी, अम्ल की मात्रा कम होती है, वह आपका क्या कहलाएगा, तनु विलयन, ठीक है ना, तनु अम्ल। तो तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होता है, पता चला, नहीं पता चला, फिर से हम लोग जान लेते हैं। सांद्र अम्ल जो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है वो आपका सांद्र अम्ल कहलाएगा, और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वो आपका क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन, हिंदी में अगर समझा जाए पूरी तरीके से, सांद्र का मतलब होता है एकदम गाढ़ापन, और तनु का मतलब होता है फीका वाला। और फीका कोई विलयन फीका कब बनता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, और सांद्र कब बनेगा, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। आगे हम लोग जो है अम्ल के कुछ उदाहरण जानते हैं। अभी तक हमने परिभाषा जानी विभिन्न लोगों के थ्रू, अब हम लोग अम्ल की जो है उदाहरण देखते हैं। कितने 4-5 उदाहरण तो देखेंगे ही। जैसे HCl हो गया, ये अम्ल का पहला उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए HCl कौन सा अम्ल है, तो आप बता सकते हो कि एक आपका प्रबल अम्ल है। कैसे जाने, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। H पॉजिटिव आयन हो गया और Cl निगेटिव आयन, पहला अम्ल हुआ। दूसरा अम्ल हुआ H2SO4। इसके बाद H जो है, H पॉजिटिव आयन हुआ इसमें, और HSO4 निगेटिव आयन हुआ। ये अम्ल का दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण की बात करते हैं, या तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। ये भी एक क्या है, प्रबल अम्ल है, CH3COOH। इसको हिंदी में हम लोग सिरका कहते हैं, या
एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? H पॉजिटिव आयन हो गया। आगे कुछ नाम ऐसे और हैं। पहला हो गया HNO3, HCOOH हो गया, COOH बॉन्ड COOH हो गया। ये सारे जितने लिखे जा रहे हैं सारे अम्ल के उदाहरण ही हैं। ए आपका प्रबल अम्ल है, ए भी प्रबल अम्ल है, ए दुर्बल अम्ल है, ए आपका प्रबल अम्ल है। कैसे जाने? इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई गई है। ए आपका दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? नाम बता देते हैं। इसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ए आपका क्या है? फार्मिक अम्ल है। ए आपका क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। आगे हम लोग जो है अब अम्ल के क्या जानेंगे? अभी तक हम लोगों ने अम्ल की परिभाषा पढ़ी और अम्ल के उदाहरण के बारे में जाना और अम्ल के प्रकार के बारे में जाना। अब हम लोग जो है अम्ल का जो है भौतिक गुण पढ़ेंगे। अब हमने आपको जो है पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था? गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक ग्रहण गुण होता है और एक विस्तीर्ण गुण होता है। फिर उसके बाद आपको बताया मापन के आधार पर जो गुण होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इसी तरह से हम लोग अम्ल और क्षार के क्या पढ़ेंगे? 2 गुण। कौन कौन से? पहला भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण की हम पहली बात करते हैं। ये जो है आपको बताया गया स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। कौन स्वाद में खट्टा होता है? अम्ल आपका क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अब दूसरा गुण आपको बताते हैं। या नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है ना? इसके 2 भौतिक गुण आपको हमने बताए कि ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और फिर हमने क्या बताया? ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है। और अगला जो अम्ल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है अम्ल का क्या पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। अब आप कहोगे यहाँ पे पीएच मान क्या है? तो आगे की वीडियो में हम लोग पीएच मान के ऊपर एक पूरी वीडियो ही बनाई जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का या 10 का कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसकी एक पूरी वीडियो ही बनाई जाएगी जिसमें हम लोग पीएच मान निकालना सीखेंगे और पीएच मान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ताकि हमें जो है 10 में पढ़ने के साथ साथ 11 में भी आपको कोई कठिनाई ना हो। इसीलिए हम लोग पीएच मान की एक पूरी वीडियो ही बनाया जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अम्ल का भौतिक गुण हो चुका है। आगे हम लोग अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ते हैं, क्योंकि आपने जाना है कि मापन के आधार पर गुण कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? रासायनिक गुण। जिसका भौतिक गुण होता है उसका क्या होगा? रासायनिक गुण भी होगा। चलिए हम जानते हैं रासायनिक गुण। पहला आपसे बताते हैं। पहला इसका रासायनिक गुण है कौन सा? अम्ल की
क्षार के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया। अब अम्ल आपने पढ़ा है, अम्ल क्या होता है, अभी उदाहरण भी बताया, जैसे HCl, ये आपका क्या है, अम्ल है। अब कहोगे क्षार क्या होता है, क्षार भी बताते हैं आपको, आगे वाले वीडियो में क्षार भी बताया जाएगा। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे NaOH, ये आपका क्या है, ये आपका अम्ल है और ये वाला क्षार है। तो लिखा है क्या है, अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया, मतलब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो बनेगा क्या। तो अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो पहला नंबर क्या बनता है, पानी। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ ए है, मतलब दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, अपक्रिया कर रहे हैं। तो कौन सा क्या बनेगा, तो दो नए पदार्थ बनेंगे। कैसे जाने हम लोग, पहले वाली वीडियो में या पहले वाले लेक्चर में क्या हुआ, पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं क्या, अम्ल और क्षार के साथ साथ इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है आपको अपक्रियाएं। तो पहली अपक्रिया क्या थी, संयोजन अपक्रिया, दूसरी वियोजन, तीसरी विस्थापन अपक्रिया, और तीसरी आपकी चौथी आपकी क्या थी, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता था, दो पदार्थ आपस में मिलकर दो नए पदार्थ बनाते थे। तो दो पदार्थ यहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, तो क्या बनेगा, दो नए पदार्थ बनेंगे, मतलब NaCl। तो यहाँ पे देखा गया कि एक अम्ल मिला और एक क्षार, तो बना क्या है, ये आपका साल्ट है, साल्ट मतलब लवण। तो एक आपका लवण बना और एक आपका क्या बना, जल। तो मतलब जब आप अम्ल और क्षार को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, लवण के साथ क्या बनेगा, जल। अगर लवण के साथ जल बनता है तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा उदासीनीकरण। इसे इस अपक्रिया का दूसरा नाम क्या है, या अथवा कर देते हैं, तो इस अपक्रिया का दूसरा नाम है उदासीनीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इस जो है, जो आपको अपक्रिया भी बताई गई है, 10 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। कितनी आसान भाषा में आपको बताई गई, जब आप अम्ल को और क्षार को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और लवण के साथ क्या बनेगा, जल। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण के साथ जल बनता है तो ये आपकी अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। आगे हम लोग जो है दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये आपकी हो गई उदासीनीकरण। अगर इसको आपको हेडिंग के थ्रू लिखना होगा या कभी भी 2 नंबर में आ जाती है उदासीनीकरण, तो आप इतना ही लिखना है आपको कि जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया या अम्ल और क्षार को एक साथ आपस में मिलाकर अपक्रिया कराई जाती है तो अगर लवण के साथ जल बनता है तो आपकी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण कहलाएगी। ये आपकी डिफिनीशन है, इसीलिए आपको डिफिनीशन में लिख सकते हो, बार बार लिखने से यहाँ पे हमारे कोई फायदा नहीं है। दूसरा है अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया। चलिए अगला जानते हैं। धातु मतलब आप जानते हो क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल। हमने जो है पिछले बेसिक वाले वीडियो में आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो एक मेटल लिख लेते हैं, तो ये आपका मेटल हो गया। आगे लिखते हैं मेटल के साथ किसकी अपक्रिया करानी है, अम्ल की। अभी हमने अम्ल आपको बताया ना क्या होता है, HCl। ये HCl जो है आपका क्या है, अम्ल है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl एक प्रकार का क्या है, साल्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लवण है। ये आपका क्या है, साल्ट है, और इसके साथ क्या बनेगा, H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करा लो और यहाँ पे भी 2 से बैलेंस कर लो पूरी।
और बैलेंस करना आपको हमने सिखाया है। नहीं सीखा तो हम लोग एक वीडियो में पूरा लेक्चर ही लेंगे उसका और आसान से आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो अम्ल और धातु की अब क्रिया जब कराओगे तो आप क्या बनेगा, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो अम्ल धातु के क्रिया करने के बाद लवण बनाता है और लवण बनाने के साथ साथ क्या बनाएगा, H2 गैस बनाई या H2 गैस निकलती है। ठीक है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, या डिफिनीशन कहने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। कभी कभी पूछा जाता है जब अम्ल जो है धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है, तो धातु से क्रिया करेगा, ऑप्शनल में आ सकता है कि H2 गैस निकलती है, N2 गैस निकलती है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान देना है जब अम्ल जो है धातु से अपक्रिया करता है तो क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। अगला एक और देख लेते हैं, लास्ट वन। अम्ल की क्षार के साथ, क्षार तो हो गया, अम्ल की अधातु के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं, जैसे HCl हो गया। अधातु आपको हमने बताया क्या होती है। अधातु के बारे में बात करते हैं तो अधातु का सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, क्या, P, जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस। ठीक है, तो जब हम लोग अधातु को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तब आपका क्या बनता है, तब भी आपका यही बनता है। ठीक है, तब भी आपका क्या बनेगा, यही बनेगा। और क्या रिलीज होगा, H2 गैस ही रिलीज होती है। ठीक है, जब हम लोग अधातु की अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका H2 गैस मुक्त होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको जो है पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए ताकि जो है हम लोग मोटिवेट हों और आपको जो है नए नए कॉन्टैक्ट डेली जो है ला के दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपना जो बेसिक है उसको क्या करें, मजबूत बनाएं, और हमारे स्टडी को जो है हमारे साथ मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करें। ठीक है ना, जय हिंद।